Hello guys, welcome to my YouTube channel Srish Instructs. I'm Srishti and I'm a nurse by profession, and this video is going to be about MSc nursing course. So as I said in my previous video कि मैं next video बनाऊंगी MSc nursing course के बारे में. So this video is going to be about that only. तो coming to the topic directly, MSc nursing course एक post graduate course है nursing में, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन नर्सिंग, जो कि या तो आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करके करा है, या फिर आपने जीएनएम डिप्लोमा जो होता है नर्सिंग का, उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग करा है टू गेट एट दैट ग्रेजुएट लेवल. तो जब आप एक ग्रेजुएट नर्स बन चुके हैं, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, और नर्सिंग में वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है एमएससी नर्सिंग कोर्स. एमएससी नर्सिंग एक 2 साल की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज डिग्री है, जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ही परस्यू करोगे, ठीक है. एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के इंस्टीट्यूशन से कराई जाती है, और जगह जगह पे तो कुछ क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए एमएससी नर्सिंग के लिए. जैसे कि कहीं कहीं पे बोला जाता है कि आपको एमएससी नर्सिंग करने के लिए कम से कम 1 year and 6 months दैट इज 18 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीएससी, या फिर आपको 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे जहाँ से मैंने अपनी एमएससी नर्सिंग परस्यू करी थी, वहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है, बट ये वेरी करते हैं. 6 months to 2 years के बीच में आपको एमएससी नर्सिंग करना है. यूजुअली 1.5 year होता है, ठीक है. बाकी लेकिन अगर आप एम्स से एमएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग परस्यू करने के लिए नहीं. तो जो ये 2 साल का कोर्स है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप क्या लर्न करोगे, और इस कोर्स को करने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे. क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कोई फर्दर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, फर्दर कोई डिग्री कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इससे कुछ हमें बेनिफिट हो. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैंने अपने बीएससी और एमएससी नर्सिंग करके मेरे को जो भी नॉलेज गेन हुई है, या फिर जो भी मेरे को रियलिटी चेक्स मिले हैं, या फिर जो भी कुछ सर्टेन पॉइंट्स है मुझे पता है कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तो आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने एमएससी नर्सिंग करा है एम्स जोधपुर से. 2020 से 2022 तक मैंने 2 साल का कोर्स करा था जस्ट आफ्टर माई बीएससी. तो मेरा कोई गैप ईयर नहीं था. मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 31 जुलाई 2020, एंड मैंने अगस्त में ही एडमिशन प्रोसेस करवा कर सेम ईयर, और सितंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, बट हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी कुछ क्वारंटीन पीरियड के बाद. तो एमएससी नर्सिंग कोर्स 2 ईयर में डिवाइडेड हो गया, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. तो इस कोर्स में आप अपनी स्पेशलाइज्ड कोर्स को पहले ही मतलब प्री सेलेक्ट कर लोगे कोर्स शुरू होने से पहले कि आपने किस स्पेशलाइजेशन में करना है. क्योंकि जब आप एमएससी नर्सिंग का पेपर देंगे, जैसे आपने एम्स का पेपर दिया एमएससी नर्सिंग का, तो अगर आपकी रैंक आ जाती है अच्छी, तो जब आप काउंसलिंग भरेंगे, काउंसलिंग में आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो आपको पसंद है या जिसमें आप एमएससी करना चाहते हो, और कौन से आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, वो आप भरेंगे. कि आप एम्स दिल्ली से करना चाहते हो, एम्स जोधपुर से, एम्स पटना से, भुवनेश्वर से, ऋषिकेश से, जहाँ से भी आप करना चाहते हो, और कौन सी सब्जेक्ट में करना चाहते हो. किसी जगह का कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है और आपको सब्जेक्ट भी पसंद है, तो आप थोड़ा दूर भी जाने के लिए रेडी होते हैं. तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली. तो जो आप काउंसलिंग में आप लोग जो एक एमएससी नर्सिंग के लिए एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, फिर जब आपको वो अलॉट कर दिया जाता है, तो उसमें आप लोग एमएससी नर्सिंग करते हो. सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ब्रॉडली, जो हम बीएससी नर्सिंग में मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारी एमएससी नर्सिंग भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं. जैसे एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो हम 2 साल की ड्यूरेशन के आई थिंक 2nd to 3rd ईयर हम लोग पढ़ते हैं उसको. तो एमएससी नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम एज ए स्पेशलाइजेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है. इसीलिए एमएससी नर्सिंग में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सब स्पेशलिटीज़ बना दी गई हैं, जैसे कि कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, नेफ्रोयूरोलॉजी नर्सिंग जिसमें मैंने अपनी एमएससी करी है, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है, गैस्ट्रो में नर्सिंग होता है, न्यूरो साइंसेस, एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की मेन यही ब्रांचेस है. बट हर रोज़ कुछ ना कुछ नई ब्रांच ऐड ऑन हो सकती है. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अलावा जो मेन ब्रांचेस है नर्सिंग का, वो हो गया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ओबीजी, मतलब जो हो गया ओबीजी, बाकी पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री आपका हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
आपका हो गया। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स है जिनमें आप लोग अपनी MSc परस्यू कर सकते हैं, जो कि हम BSc में भी पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन में अपनी 2nd और 3rd ईयर में, ठीक है। तो मान लो आपने पीडियाट्रिक्स में MSc करना है, आप पीडियाट्रिक्स कर रहे हो या फिर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर रहे हो, तो जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप लोग MSc नर्सिंग कर रहे हो, आपका जो कोर्स है, सिलेबस है उस स्पेशलाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। सेम कुछ नहीं पढ़ोगे। हाँ, एक MSc नर्सिंग का सेम बैच आएगा तो एक क्लासमेट्स होंगे, क्लास होगा, एक बैच होगा, बट आप लोग अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ड्यूटीज जाएंगे। अपनी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सारे MSc नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं, वो सब्जेक्ट्स का क्लासेस भी कॉमन होती है, आपको एग्जाम भी देना होता है, सब कुछ सेम होता है, बट आपका जो स्पेशलाइजेशन की क्लासेस है पोस्टिंग से सिर्फ वो अलग होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ईयर में हो अगर आप MSc नर्सिंग के, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। सबसे पहला जो होगा कि आपकी खुद की स्पेशलिटी, योर ओन स्पेशलिटी, दैट इज मेड सर्ज, ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। या दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका नर्सिंग एजुकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MSc नर्सिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो MSc नर्सिंग करने का एक मेजर मोटिव जो बच्चों का होता है और जो मेरा भी था, कि जो लोग टीचिंग साइड पर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, टीचिंग साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग MSc नर्सिंग करना प्रेफर करते हैं पहले, क्योंकि जब हम टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो MSc नर्सिंग की डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ट्यूटर की जॉब के लिए, आपके आगे प्रमोशंस के लिए। जितनी आपकी हायर एजुकेशन होगी और जितनी अच्छी जगह से, जितनी अच्छे से आपने अपनी एजुकेशन ली होगी, तो आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू आप लोग आके अपना एकेडमिक करियर, टीचिंग करियर परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोच के MSc नर्सिंग करा था कि मैं BSc के बाद ही MSc कर लेती हूँ, जिससे कि अगर आगे जाके मेरे को ट्यूटरशिप में जाने का मौका मिले तो मैं फटाफट से MSc नर्सिंग वगैरह मैं बाद में इन सर्विस में कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, काफ़ी थोड़ा आगे चल के कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले करना प्रेफर करा। उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट करा है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपने अपना स्पेशलाइजेशन पढ़ा, दूसरा आपने नर्सिंग एजुकेशन पढ़ा, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एक कंप्लीट टीचर, नर्स एजुकेटर कैसे बन सकते हैं, आप कैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट इन मास्टर्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि MSc नर्सिंग का एक बहुत ही कोर चीज़ है आपकी थीसिस, ठीक है। मैंने अपनी थीसिस निकाल के रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मेरी थीसिस है MSc नर्सिंग की, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर कंप्लीट करी थी, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ईयर में ही शुरू हो जाता है और इस 2nd ईयर तक जाकर आपका सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका प्रिंट होती है आपकी थीसिस। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब हम अपनी पोस्ट ग्रेड की थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इस बुक को, इस थीसिस को प्रिंट करवाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत, ये कॉपी मैंने अपने लिए रखी हुई है, बाकी कुछ इसकी मल्टीपल कॉपीज आपके गाइड, आपके को गाइड, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी सबमिट हो जाती है, ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। सो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आप जब एक खुद का थीसिस रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोग लेंगे तो उस थ्योरी को आप पूरा उसमें अप्लाई करोगे। आपने BSc नर्सिंग में भी अगर एक ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट करा होगा तो आपको उस चीज़ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, बट ग्रुप थीसिस एंड इंडिविजुअल थीसिस एकदम डिफरेंट है, क्योंकि मास्टर्स में आप खुद इंडिपेंडेंटली पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट विद द हेल्प एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर एंड योर को सुपरवाइजर आप लोग ही पूरा प्रोजेक्ट करते हो खुद से, सारा कैलकुलेशंस, डेटा कलेक्शंस, उसके बाद पायलट स्टडी वगैरह सारे जो भी स्टेप्स होते हैं आपकी, जिस भी टाइप की स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल है, RCT है, आपकी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, जिस भी तरीके की आपकी स्टडी है आप उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च प्रोजेक्ट। MSc नर्सिंग का जो आपका थीसिस है, आपके टाइप ऑफ थीसिस, आपका जो रिसर्च डिज़ाइन होगा, रिसर्च टाइप होगा, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी ऑन करेंगे तो इस सब्जेक्ट में पहले जो आप थ्योरी पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए,
जो आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सिखाएगा। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग फेस करोगे जब आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी आउट करोगे। जब मैंने करा था तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें खुद फिगर आउट करनी होती है। सैम्पल साइज़ कैसे निकाले, पॉपुलेशन कैसे ले, अरे हमारे जो हमारी हॉस्पिटल सेटिंग है क्या उसमें हमारा सैम्पल साइज़ जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेटा कलेक्शन कैसे करें, क्या ये जो हमने टूल सिलेक्ट कराया है, हमने जो टूल बनाया है वो सही है या नहीं है, उसको वैलिडेट करवाना है। अगर आपने स्टैंडर्डाइज टूल लिए हैं तो आर दे अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसीलिए आपकी मास्टर्स की जो आपकी रिसर्च ये थीसिस प्रोजेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस होते हैं, मल्टीपल आपके पैनल के सामने आपकी प्रेजेंटेशंस होती है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंट करी जाती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपकी साइनॉप्सिस क्या है, साइनॉप्सिस के बाद आपने पायलट स्टडी करा उसका क्या रिजल्ट रहा, फिर जब आप डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, तो एक रफ ड्राफ्ट का आपका प्रेजेंटेशन होता है कि क्या आपने जो सब करा है वो सब एक ठीक डायरेक्शन में करा है, अगर नहीं तो कि आप लोग एक फाइनल पब्लिशिंग के पहले ही वो सब कुछ करेक्ट करके एक फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। और अगर उस फाइनल प्रेजेंटेशन में सब कुछ ओके होता है, नहीं भी होता है, कभी कभी होता भी है कि सब कुछ ओके होता है, तो देन यू कैन गो फॉर द पब्लिशिंग आफ्टर द फाइनल करेक्शंस। और एक बार अपने सुपरवाइजर एंड को गाइड आपके जो हैं उनकी परमिशन के बाद हम लोग अपना जो थीसिस प्रपोजल है वो हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं फिर, क्योंकि ये मैंडेटरी होता ही है। विदाउट योर थीसिस, विदाउट पब्लिशिंग योर थीसिस आप एक एमएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं ले सकते हो। और ये आपको एक डिफाइंड टाइम लिमिट के अंदर ही करना होता है। थोड़ा बहुत लैग आई थिंक 4-5 दिन का चल सकता है, लेकिन जो डेजिग्नेटेड डेट्स हैं हमें उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो करना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपकी एमएससी नर्सिंग कंप्लीट होने से 6 मंथ्स पहले तक आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट होके प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो बहुत जैसे हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स, एपीज जो थे हमारी क्लासेस लेते थे नर्सिंग रिसर्च की, और काफ़ी वंडरफुल सेशंस हुआ करते थे वो। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह हम लोगों ने करी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढने के लिए। इतने दिन तक ढूंढी और रिजेक्ट हो जाती थी, इतनी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी सारी रिजेक्ट हो जाती थी धीरे धीरे करके। लेकिन एक फिर इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म और इतना ज़्यादा देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक वे मिलता है कि हाँ हम इसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं। वैसे सब अपने अपने इंटरेस्ट और फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो जाते हैं बट वो फिजिबल नहीं होते उस सेटिंग में करने के लिए। तो सारी चीज़ें देखने के बाद जो आप नर्सिंग रिसर्च में पढ़ रहे होंगे, अगर आप एक बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट है या फिर आप एमएससी में हो, और अगर आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लोगे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद वेदर दिस रिसर्च स्टेटमेंट इज़ फिजिबल और नॉट, तो और रेलिवेंट है या नहीं है, तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी ऑन करते हैं और अपना मास्टर्स का रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो स्पेशलिटी नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के अलावा जो चौथा सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो होता है ANP, दैट इज़ एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। तो मेरे को जो लगा अपनी ऑब्जर्वेशन से, ये सब्जेक्ट है आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग का एक कंपाइलेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंट यूनिट्स है, बहुत मोटी इसकी भी बुक है, और लेकिन इसमें जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें मैंने देखा कि आप एक बार अपना जितना भी बीएससी का सिलेबस है पूरा आपका रिवाइज हो ही जाता है। इसमें आपका नर्सिंग थियरीज आ गया, इसमें आपके जेनेटिक्स आ गए, इसमें आपका पैथो आ गया, इसमें आपके डिजीज कंडीशंस आ गए, आपके स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट से लेकर आपका कम्युनिटी की चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर हैं, और इस सब्जेक्ट का जो सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो भी एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके मतलब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, और जो भी एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनकी थियोरी आपको पता हो, क्योंकि जब हम एमएससी नर्सिंग में अपने प्रैक्टिकल्स देते हैं तो हमें बेसिक प्रोसीजर प्लस एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स वगैरह करने होते हैं, और हमें एडवांस नॉलेज होनी चाहिए नर्सिंग के बारे में। तो ये सब्जेक्ट मेरे को जितना समझ आया वो सिग्निफाई करता है। मैंने पढ़ लिया, मैंने पेपर पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी भी मेरे को यही लगता है कि ये सब्जेक्ट में पूरा एक बीएससी का पूरा कंपाइलेशन है, शॉर्ट पूरी बीएससी को एक बुक में कर दिया है कि आप ये पढ़ लो। क्योंकि मैंने तो जब पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल ऐसा रिविजन जैसा लग रहा था। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में फिर आप प्रैक्टिकल, अभी तो आई थिंक ये गाइडलाइन चेंज हो गई कि फाइनल प्रैक्टिकल सीधा फाइनल ईयर में होगा,
बट लेकिन फर्स्ट ईयर में भी आपकी स्पेशलिटी का आपका हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल होता है। अगर आप मेड सर्ज है तो आपका अडल्ट पेशेंट्स पर होगा, अगर आप क्रिटिकल केयर में कर रहे हो तो आपका आईसीयूज में होगा। वो जिस भी स्पेशलिटी की हो आपका उस वार्ड में हो सकता है, या फिर सबका आईसीयू में भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप पीडियाट्रिक्स में हो तो आपका पीडियाट्रिक यूनिट में, पीडियाट्रिक वार्ड्स पीकू नीकू में हो सकता है। ऑब्जन गाइने वालों का ऑब्स्टेट्रिक वार्ड और ये लेबर रूम्स वगैरह में प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। साइकेट्री वालों को वार्ड में, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिटी में ही प्रैक्टिकल होता है जाके होम विजिट वगैरह करके। तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा अपनी स्पेशलिटी का। नर्सिंग एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है जिसमें कि डिफरेंट हमें टास्क करने होते हैं। जैसे कि एक हमारी स्किल होती है कि हमें पढ़ाकर दिखाना होता है, एक माइक्रो टीचिंग होती है कि विद इन इसकी टाइम लिमिट आपको दी जाती है, बट इट शुड बी लेस देन 5 मिनट्स। तो आपको माइक्रो टीचिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें बता देनी होती है कि क्या डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट और कंक्लूड कर देना है। वो ये देखने के लिए होता है कि अगर आप एक टीचर है तो आप कैसे एक टॉपिक को अप्रोच करेंगे पढ़ाने के लिए, उसमें आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाती है। बाकी उसका एक वाइवा भी होता है और रिटन एग्जाम तो आपका हो ही जाता है। तो नर्सिंग एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है, नर्सिंग रिसर्च का प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि वो आप कर ही रहे होते हो तब तक फर्स्ट ईयर के एंड में, और उसका प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर में जब आपकी थीसिस हो जाती है। तो एक्सटर्नल आता है, पहले आपका इंटरनल वाइवा एंड फाइनल प्रेजेंटेशन होती है, और फाइनल एग्जाम्स के बाद आपका जब एक्सटर्नल आता है तो तब वो आपकी प्रेजेंटेशन लेते हैं और आपको फेलियर पास करते हैं कि आपकी थीसिस ओके हो गई है या नहीं, क्योंकि आपकी थीसिस पे भी का जो प्रैक्टिकल होता है उस पर एक्सटर्नल जो है वो पहले चेक करते हैं, उनमें भी करेक्शंस आती हैं, तो वो भी हमें सब कुछ करेक्ट करके हमारी थीसिस को फाइनल करना रहता है। उसके बाद ANP, तो ANP के जो एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके स्पेशलिटी के साथ ही कंपाइल्ड है, और वो हम जैसे जब अपनी स्पेशलिटी का प्रैक्टिकल देते हैं तो हम बेसिक प्रोसीजर प्लस एक एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर कर देते हैं। 1 साल की ड्यूरेशन में आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया जिसमें आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए एक स्पेशल पॉइंट फर्स्ट ईयर का ये रहता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में सारा मेड सर्च पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने नेफ्रो यूरोलॉजी में किया था तो ये नहीं था कि मैंने तो MSc में एडमिशन लिया, मैंने सिर्फ रीनल और यूरोलॉजी पढ़ा है, ऐसा नहीं था। मैंने फर्स्ट ईयर में पूरा मेड सर्च पढ़ा था, और जितने भी मेड सर्च के बच्चे थे हम सब ने सेम सिलेबस पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। जो हमारी सब स्पेशलिटी है वो रोल प्ले करती है सेकेंड ईयर में मेनली। हाँ, हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है अपनी सब स्पेशलिटी के टॉपिक की ही चूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरा नेफ्रो यूरोलॉजी था तो जो मेरा सैम्पल था वो द CKD पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस, ठीक है। लेकिन जो हम सिर्फ और सिर्फ सब स्पेशलिटी पढ़ते हैं थियोरी में वो आता है सेकेंड ईयर में, क्योंकि मेड सर्च वालों को तो फर्स्ट ईयर में पूरा मेड सर्च पढ़ा देते हैं। मैंने कार्डियो, ऑर्थो, ऑन्को, नेफ्रो, जितने भी सारे सिस्टम में अपने सब कुछ, क्रिटिकल केयर वगैरह सब कुछ पढ़ा था। एंड फर्स्ट ईयर में जो हमारा वाइवा एक्सटर्नल लेते हैं तो वो पूरा मेड सर्च में से ही हमारा वाइवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ हमारे पास एक बहुत ही कंसाइज्ड, हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती, हमारे पास 2 मेन चीज़ें बचती हैं। एक तो हमारी सब स्पेशलिटी कि आपकी कार्डियो में है, न्यूरो में है, नेफ्रो में है, क्रिटिकल में है, पीड्स में है, ऑब्स में है, जिसमें भी है आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना था। मेड सर्च वाले तो अपनी सब स्पेशलिटी पढ़ते और बाकी वाले तो अपनी फर्स्ट ईयर से पढ़ते ही आ रहे हैं स्पेशलिटी, ठीक है। वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है। और मेड सर्च वालों की जिसमें सब स्पेशलिटी होती है सिर्फ उसी में पोस्टिंग सकते हैं थ्रू आउट दैट ईयर। बाकी एक सब्जेक्ट आपकी स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी हो जाती है और दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। क्योंकि MSc नर्सिंग आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग जो हायर पोस्ट हैं जैसे नर्स मैनेजर्स, जो कि इंडिया में पोस्ट होती है, एक SNO की, एक ANS, एक DNS, एक CNO की, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं। तो एज अ नर्स मैनेजर आप पूरा कैसे मैनेज करेंगे अपने वार्ड को, अपनी यूनिट को, या फिर आप कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना होता है। हम BSc में भी पढ़ते हैं, बट MSc में हम और ज़्यादा डेप्थ में वो चीज़ पढ़ते हैं। तो एक नर्सिंग मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट होता है, थ्योरी सब्जेक्ट, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, हमें वो पढ़ना होता है। उसके कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, आई थिंक फाइल वगैरह होती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की पोस्टिंग लगती है जगह जगह, CSR, वार्ड्स, ICUs, OT, जो हमारा खुद का नर्सिंग एडमिन होता है उसमें भी हमारी ड्यूटीज़ लगती है, और हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, हमारी रिपोर्ट हमें उसे लिखकर एक फाइल बनाकर सबमिट करनी होती है नर्सिंग मैनेजमेंट में।
बहुत सारे हमें, और जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो हमें बहुत तरीके के असाइनमेंट्स और ड्यूरिंग एजुकेशन पोस्टिंग मिलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है आपका, वो लिख के हमें दिखाना होता है, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी हमारे रूल्स होते हैं रिगार्डिंग लीव्स और ये CLs और ये ड्यूटी रोस्टर कैसे बनाना है, जो एक अगर आप एज इफ़ यू वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर, या फिर आपको जैसे जानना है कि अरे ड्यूटी रोस्टर्स कैसे बनते हैं, ड्यूटीज़ कैसे करते हैं, कि कितनी नाइट कितनी मॉर्निंग कितनी, ये सब आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब कुछ हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। हमसे रोस्टर बनवाया जाता है कि इतना बेडेड ICU है, इतना स्टाफ है, इतने लोग लीव पे कितने होने चाहिए, तो आपको पूरा बना के प्रॉपरली हमें दिखाना होता है। तो जब आप MSc नर्सिंग करेंगे तो व्हाट ऑल आई वांट टू एम्फसाइज ऑन इज कि आप बहुत इन डेप्थ में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और प्रैक्टिकली पढ़ोगे। एजुकेशन आप थ्योरी पढ़ोगे बट आप प्रैक्टिकली उसको ज़्यादा करोगे। आपके सेमिनार्स होंगे, आप लेक्चर्स लोगे, और सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट के नहीं, जो आपका स्पेशलिटी सब्जेक्ट होगा। अब बात करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है MSc नर्सिंग में। सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया कि 4 फर्स्ट ईयर में हो गए और 2 आपके सेकेंड ईयर में हो गए, और एक आपकी रिसर्च जो है जो फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक चल ही रही है। उसके अलावा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हम BSc में पढ़ते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम नर्सिंग केयर प्लान्स बना रहे हैं, हम लोग केस स्टडीज़ बना रहे हैं, हम लोग फाइलें बना रहे हैं, ये सब कुछ करें। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेन चीज़ होती है हमारे सेमिनार्स, हमारे प्रोसीजर्स जो हमें जूनियर्स को डेमॉन्स्ट्रेट करने होते हैं, वार्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें स्किल्स डेमॉन्स्ट्रेट करनी होती है। बाकी हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारे डिस्कशंस होते हैं, अगर हमारी ही क्लास में है तो कुछ सिलेक्ट टॉपिक हमारी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हमें मिल जाते हैं 10-15, कि हमें हमारे वो शेड्यूल्ड होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जूनियर क्लासेस को वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। जैसे कि मेरे नेफ्रो में था तो मेरे फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है CKD, मेरा टॉपिक है AKI, मेरा टॉपिक है रीनल ट्रांसप्लांट। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी जूनियर बैचेस में, जैसे सेकेंड ईयर BSc में लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको पढ़ाना होता है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जैसे मेड सर्ज में, तो मेड सर्ज वालों को आपस में पढ़ाने होते थे, एक टॉपिक के लिस्ट होती थी। तो ड्यूरिंग MSc आपकी टीचिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा फाइन हो जाएंगी, इतना ज़्यादा आप इवॉल्व करोगे एज अ पर्सन। मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगती है MSc नर्सिंग के बारे में कि MSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली डेवलप और मतलब इवॉल्व कर देता है आपको एज अ ह्यूमन, क्योंकि आप इतने ज़्यादा चैलेंजेस, इतनी आप क्लासेस ले रहे हो, लाइक अ प्रोफेशनल टीचर, आप क्लासेस में जा रहे हो और आप कर रहे हो, यू आर हैविंग योर लैपटॉप, आप पूरा सीख रहे हो कि हाँ एक डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, आप टाइप कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आपका ब्रेन इतना शार्प हो रहा है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी प्लस योर ड्रेसिंग अप फॉर लाइक अ प्रोफेशनल टीचर, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से अपना मास्टर्स करा है। जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो हमें फॉर्मल सूट पहनना होता था विद अ फुल स्लीव एप्रन। तो द वे यू ग्रूम योर सेल्फ ऑल्सो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट नर्स। जगह जगह पे स्क्रब्स है, जैसे अब हमारे कॉलेज में स्क्रब्स कर दिए हैं बच्चों के, लेकिन कहीं पर यूनिफॉर्म्स हैं अभी भी, कहीं पे साड़ी भी पहनते हैं, जैसे RA के जैसे कॉलेजेस में नर्सिंग MSc नर्सिंग में। तो जगह जगह पे डिपेंड करता है, लेकिन MSc नर्सिंग कोर्स आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है। पर्सनालिटी जो हम बैचलर्स में अगर हमारी इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी तो MSc करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों को आगे अपना करियर परस्यू करने के लिए। बाकी MSc नर्सिंग कर लिया, ठीक है, थीसिस वगैरह छप गई, छाप दी, ठीक है, इतना अच्छा लगता है MSc नर्सिंग सृष्टि, ठीक है। ये देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करके 2 साल की डिग्री आप लेते हो। 8 से 5 आप कॉलेज में होते हैं जिसमें आपके क्लिनिकल्स होते हैं 8 से 4 जो भी आपके शेड्यूल होते हैं, आपकी क्लासेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पूरे दिन PPT धड़ाधड़ टाइप कर रहे हो, रिसर्च का काम अलग कर रहे हो, टाइम लिमिट से आपको डेट्स है, आपके पास डेडलाइंस है कि इस डेट को प्रेजेंटेशन है, इस डेट को सेमिनार है, एक ही दिन में 3 प्रेजेंटेशंस है, रिटन असाइनमेंट्स भी हैं साथ में। ये मत सोचना रिटन असाइनमेंट नहीं है, MSc नर्सिंग में भी आपके उतने ही रिटन असाइनमेंट है जितने आपके BSc नर्सिंग में होते हैं। केस स्टडीज़ हैं आपके, केस प्रेजेंटेशंस हैं आपके, ड्रग प्रेजेंटेशंस हैं आपके, और जो छोटे मोटे असाइनमेंट तो यार वो तो चलते ही रहते हैं कि हाथ मतलब रिटन प्रैक्टिस तो आपकी इतनी हो ही जाएगी, बाकी बोर्ड पे पढ़ाना आपको आ जाएगा, PPT से पढ़ाना आपको आ जाएगा, वर्बली आपको एकदम एक डिस्कशन क्लास लेनी आ जाएगी आपको बहुत, और प्रेजेंटेशंस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है MSc नर्सिंग में, थीसिस के साथ साथ में जो नर्सिंग रिसर्च में होते हैं वो होता है जर्नल क्लब्स।
जर्नल क्लब क्या होता है कि आप एक ऑलरेडी पब्लिश्ड एक अच्छे से जर्नल का आर्टिकल अपने गाइड के साथ सिलेक्ट करते हैं, फिर उस आर्टिकल को आपको क्रिटिक करना होता है। क्रिटिक करना होता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या आती है, इसकी वीकनेस क्या आती है। पहले आपको आर्टिकल पूरा जो भी आपका क्राउड तो एक सही टर्म नहीं है, बट जो आपका नर्सिंग प्रोफेशनल्स का एक बंच होता है जिसमें आपके फैकल्टी होते हैं, आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके सामने आपका एक प्रेजेंटेशन होता है। एक जर्नल क्लब एक आर्टिकल को आपने लिया, आपने उसको बताया ये आर्टिकल है, विद इन ए टाइम लिमिट कि आपके पास 8 मिनट्स में आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना है। फिर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस आपको क्रिटिक करना होता है कि इनकी सॉरी कि इनका रिसर्च डिज़ाइन ठीक था या नहीं, इनका सैम्पलिंग कैसे इन्होंने करी, क्या इनकी टारगेट पॉपुलेशन ठीक थी या नहीं, क्या इनका जो स्टैटिस्टिकल मेथड इन्होंने यूज़ करा है अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या वो सही है नहीं, क्या इन्होंने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं वो इनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। तो आपको क्रिटिक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो फैकल्टी होती है, जो भी आपको आपके इसको मार्क कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, उनसे आपको सजेशंस मिलते हैं, आपको क्वेश्चनिंग की जाती है फैकल्टी साइड से, स्टूडेंट साइड से कि आपने ये क्यों नहीं करा, आप ये भी कर सकते हैं। सजेशन मिलते हैं जो आपको हमेशा वेलकम करने चाहिए और आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो एक ये चीज़ होती है। बाकी एमएससी नर्सिंग अब आप लोग क्यों करें, क्यों करनी है? बीएससी करके नौकरी मिल तो रही है, इससे ज़्यादा और क्या करना है? बीएससी करके जीएनएम करके हम लोग नौकरी कर सकते हैं, तो एमएससी नर्सिंग हम क्यों करें? टाइम वेस्ट है, ज़िंदगी के 2 साल हम क्यों एक डिग्री में दे रहे हैं? तो ये ना इंडिविजुअल है, आप ये नहीं कह सकते कि जिसने करा है वो बेवकूफ़ है या जिसने नहीं करा वो बेवकूफ़ है, कि जिसने कर लिया उसने सही नहीं करा, बैड डिसीजन था, हमने तो नहीं करा वो बहुत अच्छा डिसीजन है। तो इट इज़ अ वेरी पर्सनल एंड वेरी इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि नर्सिंग में क्या है कि हायर एजुकेशन को अभी उतना कुछ इम्पोर्टेंस तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर तो आप जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप बीएससी करके भी आप पेपर दे सकते हो। तो एमएससी नर्सिंग आप क्यों करें? एमएससी क्या पीएचडी तक भी डिग्रीज हैं, बट ये चीज़ें मैटर करती है अगर आपको फ्यूचर के बारे में सोचो कि आपके ब्रॉडर गोल्स क्या हैं। कुछ लोगों को टीचिंग में ही इंटरेस्ट होता है या फिर उनके फ्यूचर प्लान्स होते हैं कि हम 2-3 साल बाद हम टीचिंग साइड पे शिफ्ट कर जाएं, अगर हमें मौका मिले तो ट्यूटर बनने का। तो लोग अपने फ्यूचर को देख के एक एमएससी करना चाहते हैं कि उनके एकेडमिक्स में उनकी हेल्प हो। उसके अलावा अगर आप हायर पोस्ट में जाओगे तो धीरे धीरे डिज़ायरेबल डिग्रीज में आ रहा है कि अगर आप एसएनओ है, आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास एमएससी नर्सिंग की डिग्री है, तो आपको प्रेफर करा जाएगा फॉर दैट पोस्ट। और एसएनओ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप एएनएस, डीएनएस, एनएस, सीएनओ तक का ख्वाब देखते हैं कि आप इतनी ऊपर पोस्ट तक जाएँ, तो आज की डेट में तो हायर एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे डुअल सिस्टम हो गया है कि जो ही हमारी फैकल्टी है वो हॉस्पिटल्स में भी, और अगर नहीं भी है तो हायर एजुकेशन आपको हायर पोस्ट पे होगी तो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। और मेनली तो अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो अगर आप एमएससी नर्सिंग बिफोर हैंड करके रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन सर्विस एमएससी नर्सिंग का क्या है कि आपने पहले 5 साल एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपके इंस्टीट्यूट में आपने जॉब कर ली, फिर आपने एमएससी नर्सिंग का पेपर दिया, आपका पेपर निकल गया, बहुत लोगों ने दिया आपके इंस्टीट्यूट से, सब एमएससी करना चाह रहे हैं अब इन सर्विस में, ठीक है, क्योंकि सैलरी मिलती रहती है, बेसिक सैलरी और स्टडी लीव मिल जाएगी, तो आप क्यों नहीं करोगे, है ना, हायर एजुकेशन। उसके बाद हायर डिग्री अलाउंस भी आपको मिलने लग जाएगा इंस्टीट्यूट से। लेकिन उस पर भी फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि किसको, अगर एक ही सीट है तो वो इंस्टीट्यूट वाले किसको प्रेफर करें, किसको भेजेंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। और क्या आप सोच सकते हैं कि अभी जैसे आई एम 24 राइट नाउ, तो व्हेन आई डिड माई बीएससी आई वाज 21 व्हेन आई कंप्लीटेड इट, और एमएससी मतलब कुल मिला के मैं 23 ईयर्स का होने से जस्ट पहले मैंने ये दोनों डिग्रीज निपटा के मैंने सफदरजंग ज्वाइन कर लिया था। नाउ आई एम 24 और अभी मेरे को 1 साल होने वाला है, और आई विल बी 25 इन अ फ्यू मंथ्स। तो बात ये है कि क्या आप आप आज 24-23 साल की उम्र में आप ज्वाइन कर रहे हैं, 22 साल की उम्र में, लेकिन व्हेन यू आर 27-28, क्या आप उस टाइम पे इन सर्विस एजुकेशन निकाल के 2 साल की स्टडी लीव पे जाके फिर से वही क्लास में बैठ के असाइनमेंट लिखना, ये करना, वो करना, टीचर्स के पास जाना, कर पाओगे या नहीं? उस टाइम पता नहीं लाइफ की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। तो यार मेरा तो पर्सनल मतलब यही था कि पता नहीं यार मैं इन सर्विस में कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जो मेरे को बीएससी के बाद एम्स ऋषिकेश का जॉब मिला था जिसका मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, वो मेरा ज्वाइन ना करने का पर्पज़ यही था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमएससी नर्सिंग कर रही थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी,
तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोर्स को बीच में छोड़ के जॉब स्टार्ट कर दूँ और उसके बाद में मौका मेरे को मिल ही ना पाए MSc नर्सिंग करने का। और जो मेरा ड्रीम था कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है वो मिस हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से। तो इसलिए मैं आई टुक द लीप ऑफ फेथ, मैंने वो जॉब को ज्वाइन नहीं किया। मैंने अपना MSc नर्सिंग कंप्लीट करा एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को सेकेंड ईयर के साथ ही फिर से मेरा नॉसेट में सिलेक्शन हो गया और अब मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रही हूँ दिल्ली में अपने घर के पास में ही। तो बहुत ही पर्सनल डिसीजंस हैं एंड आई थिंक आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करके और सोच के कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका है कि ठीक है आपको स्टाफिंग में एकदम ओके, आपको नर्सिंग ऑफिसर की जॉब एकदम ओके लग रही है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप लोग BSc के बाद BSc के साथ फाइनल ईयर में नॉसेट दो, ज्वाइन करो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी MSc के, आई थिंक हम 12-14 बच्चों का सिलेक्शन, 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नॉसेट में MSc करते करते फर्स्ट ईयर में। तो मुझे छोड़ के जितने भी सारे बच्चे थे सब ने MSc नर्सिंग की सीट छोड़ दी थी और मैंने तो जॉब ज्वाइन नहीं करी थी, इसलिए मैं वहीं रह गई थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नॉसेट का पेपर दिया ही नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यार नॉसेट का पेपर देंगे सिलेक्शन हो जाएगा और फिर हमें MSc छोड़ने का जो डिलेमा है जो मेरे साथ हो गया था वो हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छा डिसीजन था। अब मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छी जगह प्लेस्ड है, सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स है। तो MSc नर्सिंग के बारे में एक ब्रीफ मैं आपको यही बताना चाहती थी। और MSc नर्सिंग के बाद आपका जो करियर पाथ्स है वो क्या जाता है कि जैसे पहला तो जो मैंने चूज़ करा कि मैं तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी प्लान ये है कि मैं भी 3 साल एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में। क्योंकि अब जो नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट आ रही है उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आ रहा है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट। कहीं कहीं पे टीचिंग एक्सपीरियंस साफ साफ मेंशन कर रहे हैं, बट अब थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने तो प्राइवेट टीचिंग में मैं इसलिए अभी नहीं गई हूँ कि क्या पता 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरा काउंट हो जाए वाला एक्सपीरियंस एंड आई कैन गो इनटू द ट्यूटरशिप साइड। और या तो MSc नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट जॉब चूज़ कर सकते हैं या फिर MSc नर्सिंग के बाद आप प्राइवेट टीचिंग कंटिन्यू करिए, प्राइवेट में आप लोग पढ़ाइए। प्राइवेट की सैलरी मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप एज अ ट्यूटर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो वो रेंज करेगी 30 to 40,000 के बीच में। आपकी सिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे 40 to 45,000 भी है बहुत रेयरली जगहों पे, बट एक आप मान के चलिए कि 35-40 इस रेंज में आपको। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि इससे भी कम होता है, बट आज आई थिंक आजकल मैंने जो मिल रहा है सैलरी 35,000 के ऊपर नीचे मिल रहा है फ्रेशर्स को भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो आप लोग प्राइवेट टीचिंग की तरफ जा सकते हैं और आप फिर जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका प्राइवेट में होता रहेगा और जैसे जैसे आपकी वैकेंसी आती रहेगी नर्सिंग ट्यूटर की आप उनको भर सकते हैं और अपना ट्राई कर सकते हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए और आप एकेडमिक साइड पे शिफ्ट हो सके। और MSc नर्सिंग के बाद हमें और ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ करना चाहिए, इन चीज़ों में एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन जैसे मेरा है कि जॉब के साथ में इतनी बिजी हो गई कि अभी भी आई एम नॉट वेल, मेरे को फीवर है कुछ दिनों से, गला मेरा ख़राब है, आवाज़ ही मेरी इतनी गंदी लग रही होगी अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हो जाता है फिजिकली और मेंटली इतना एग्जॉस्टेड रहते हो, लेकिन चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, करनी पड़ेगी। मैं खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ इस वीडियो के साथ कि मुझे अच्छा और करना चाहिए आगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना नर्सिंग में ही तो आप लोग MSc नर्सिंग करो, ज़रूर करो, बहुत अच्छा कोर्स है। और आप ये मत सोचो कि आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। यार आपने 2 साल अपने खुद को दिया है, अपने आप को हायर डिग्री प्रोवाइड करी, आपने आपको और क्वालिफाई किया है, कहीं ना कहीं तो पे ऑफ करेगा यार। कभी भी पढ़ाई वेस्ट तो नहीं जाती है और खुद में ही आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपने ली है। तो आगे कुछ भी हो आपके पास आपने अपनी डिग्री तो करके रख ही ली है, बाकी आप करते रहो काम, देखो आगे क्या होता है। मैं भी देखूंगी आगे क्या होता है। तो मेरा तो मानना यही है कि बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि आपको जॉब करना चाहिए या फिर आपको MSc करनी चाहिए। कुछ लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि नर्सिंग बैकग्राउंड में मोस्टली लोग जो आते ही हैं थोड़ा अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, घर में थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, ये सब कुछ है, तो वो लोग MSc अगर करना भी चाहते हैं उनके मन में होता है, बट वो पहले जॉब को प्रेफर देते हैं, विच इज़ राइट, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं।
ठीक है। तो वो चीज़ भी अच्छी है कि वो घर पे फाइनेंशियल आपको पहले सपोर्ट करना है, घर पे आपको एक पिलर ऑफ सपोर्ट बनना है। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है कि आपको जॉब करनी चाहिए, आपको MSc करनी चाहिए, बट अगर आपको करनी है, आपके मन में है, जैसे मुझे था कि मुझे करनी है, तो आप करिए, आप रिग्रेट नहीं करोगे कि हमने MSc क्यों कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बाकी अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो वेल एंड गुड, आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, या फिर आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं थोड़ी कम सैलरी में। लेकिन आप बाहर भी जा सकते हो BSc करने के बाद, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह। उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी फ्यूचर में। तो अभी के लिए इतना ही। मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट करके आई थी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं कुछ खाती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या क्या मिस कर दिया है, और मैं क्या क्या, और नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या क्वेरीज आपकी आंसर कर सकती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर।